मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अच्छी हूँ मैं और आशा कर रही हूँ कि आपकी तैयारी बहुत बहुत अच्छी हो रही होगी। एग्ज़ाम्स जो है आने वाले हैं और अब तो 20 दिन ही लगभग मान के चलते हैं। तो इस टाइम में जो हमारे पास पहले से जो पढ़े हुए हैं उनको भी रिवीजन करना है और कुछ नया आता है तो उसको भी टच कर लेना है। जनरली हमारी पढ़ी हुई चीज़ें ही काम आती हैं, जो पहले से हमने पढ़ रखी हैं उसको बार बार देखने का है। आपके सामने मैंने 64th बीपीएससी की पीटी का एक पेपर लिया था जो हम रिवीजन कर रहे थे। उसके कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, तो आइए हम देखते हैं, उसको रिवीजन करते हैं। और इसकी जो है बीपीएससी 64 से प्रारंभिक परीक्षा की जो उत्तर व्याख्या बची थी, कुछ क्वेश्चंस के वो देखेंगे और बाकी के जो क्वेश्चंस बच गए हैं उसको रिवीजन करेंगे। तो आइए रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 से हम लेते हैं इसका डिस्कशन। राज्य के राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, परंतु आयोग के अध्यक्ष को हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। इसे हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो पहले हो तक होता है। और यह क्या था, अनुच्छेद 84B के अनुसार लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो होती है वो 25 वर्ष होती है, तथा अनुच्छेद 173B के अनुसार राज्य विधानसभा के सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष होगी। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सरकारीय आयोग 1983 के सुझावों के अनुसार किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति पूर्व उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह लेना चाहिए। इससे भारतीय संघवाद को बढ़ावा मिलेगा। और 57 में क्या था, अनुच्छेद 330 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 332 में राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान है। और वर्तमान समय में लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 84 एवं 47 सीटें आरक्षित हैं। आगे बढ़ते हैं। 58 में संसद का हिस्सा होता है। भारतीय संसद 1979 के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन तथा लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। भारत में राष्ट्रपति को संघ का कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। भारत में राष्ट्रपति को संघ का कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। और अब आते हैं 59 अनुच्छेद 40 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। वर्ष 1952 में संविधान में 73वां संशोधन कर पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया है। पंचायत चुनाव कराने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है। वर्ष 1952 में संविधान में 73वां संशोधन कर पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया है और पंचायत चुनाव कराने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। 60 में इसका जो आंसर था वो था 1987। इसकी व्याख्या देखते हैं। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित सरकारीय आयोग का गठन 1983 में किया गया था, जिससे अपना ज्ञापन अक्टूबर 1987 में केंद्र सरकार को सौंपा था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में संघीय ढांचे को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। अनुच्छेद 280 61 का ये आंसर था और इसकी व्याख्या है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और इस आयोग का मुख्य कार्य संघ राज्यों के बीच राजस्व करों का विभाजन करना है। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग 21 से 26 के अध्यक्ष N.K. सिंह हैं। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग 21 से 26 वर्ष के अध्यक्ष कौन है? N.K. सिंह। भारत के राष्ट्रपति 62वां का आंसर था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76(1) में भारत के महान्यायवादी के नियुक्ति का वर्णन किया गया है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। महान्यायवादी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, परंतु इसे वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है।
और 1956 63वां का आंसर था भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई। भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी और 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा भाषाई आधार पर 14 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ था। अब आते हैं 64 के आंसर की व्याख्या पर। नाथूला विकल्प में दिए गए दर्रों की ऊंचाई निम्न में है। नाथूला दर्रा की ऊंचाई 4,404 मीटर, जोजिला दर्रा की ऊंचाई 3528 मीटर और रोहतांग दर्रा की ऊंचाई 3978 मीटर और खैबर दर्रा की ऊंचाई जो है आपकी 1070 मीटर। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा चंगलों दीवानों 5890 मीटर और यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में अवस्थित है और यह ऊपरी लिंगित घाटी एवं पेरीचू घाटी को जोड़ती है। कौन सी घाटी को जोड़ती है? पेरीचू घाटी को जोड़ती है। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित सबसे जो ऊंची दर्रा है चंगालो दीवान 5890 मीटर है। यह हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में अवस्थित है और यह ऊपरी जो लिंगित घाटी है एवं पेरूचू घाटी को जोड़ती है। यहाँ आते हैं कश्मीर हिमालय। केरवास मृत्तिका कश्मीर घाटी में पाई जाती है जो जाफरान की खेती के लिए उपयुक्त होता है। यह झील निक्षेपित मृदा होती है। जम्मू कश्मीर के पीर पांजाल श्रेणी में ढालों पर पाई जाती है। और यहाँ उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक चीनी का उत्पादन करता है, इसलिए इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में सालाना लगभग 133.33 मिलियन टन राष्ट्रीय उत्पादन का 41.26% गन्ने की उपज होती है, जिस कारण यह बड़ी मात्रा में चीनी उत्पादन होता है। भारत के अन्य चीनी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं बिहार भी हैं। अब हम यहाँ आते हैं चादरी अबरक। चादरी अबरक के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी देश के कुल उत्पादन का 50% अबरक झारखंड में पाया जाता है। भारत में विश्व का लगभग 60% अबरक उत्पादन होता है। तो अगर हमने इससे पहले भी देख लिया है तो अगर और देख लिया तो अच्छी बात है, हमारी रिवीजन दोबारा हो गई। भुवन पहाड़ियाँ मेघालय के पठार के अंतर्गत गारो खासी और जयंतिया हिल्स आता है, जबकि भुवन पहाड़ियाँ लुसाई हिल्स का हिस्सा है। यह एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। मेघालय भुवन पहाड़ियों से क्वेश्चन पूछा था तो इसके जो आंसर है वो भुवन पहाड़ियाँ होंगे और इसका जो व्याख्या है वो यह है कि मेघालय के पठार के अंतर्गत गारो खासी और जयंतिया हिल्स आता है, जबकि भुवन पहाड़ियाँ लुसाई हिल्स का हिस्सा है। मेघालय पठार के अंतर्गत कौन से आते हैं? गारो खासी और जयंतिया, और भुवन पहाड़ी में आती है लुसाई हिल्स। यह प्रमुख तीर्थ स्थल है, इससे याद रखना होगा। और हंगरी दिए गए विकल्पों में हंगरी स्थल जो है वहाँ पे जो क्वेश्चन था उसका ये सॉल्यूशन है। और इसमें क्या व्याख्या है इसकी कि दिए गए विकल्पों में हंगरी जो है स्थल रुद्ध देश है, जबकि बेल्जियम की सीमा उत्तरी सागर में तथा रोमानिया एवं यूक्रेन की सीमा काला सागर में मिलती है। विश्व का सबसे छोटा स्थल रुद्ध देश वेटिकन सिटी कुल क्षेत्र 0.44 किलोमीटर स्क्वायर है। सबसे जो स्थल रुद्ध देश जो है वो कौन सी है? वो वेटिकन सिटी। इसका क्वेश्चन जो है 69 देखिए यहाँ ये आपका विश्व का भूगोल ये हमने किया था क्वेश्चन। यहाँ है निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए थे उसमें हंगरी था। अब यहाँ आते हैं 70 बोर्नियो। उपयुक्त में से सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है, जिसका 73% भाग कहाँ है? इंडोनेशिया तथा 26% भाग मलेशिया में 1% भाग ब्रूनेई में पड़ता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। अब यहाँ आ जाते हैं पंपास। पंपास काफ़ी फेमस हुआ था। इसका क्वेश्चन देखते हैं क्या था। इसका जो क्वेश्चन था इसमें पूछ रहा था कि किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? केप टाउन, मध्य चिली, एडिलेड, या इसमें से कोई नहीं, या इसमें से एक, या फिर पंपास। तो यहाँ इसका सॉल्यूशन है भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रफल 30 डिग्री अक्षांश से 45 डिग्री अक्षांश नॉर्थ और साउथ अक्षांश के अंतर्गत आता है, जो पछुआ पठान से प्रभावित क्षेत्र है। मध्य चिली, केप टाउन दक्षिण अफ्रीका एवं एडिलेड ऑस्ट्रेलिया। एडिलेड कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में। और केप टाउन कहाँ पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में। भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, जबकि पंपास क्षेत्र की उपस्थिति
वर्षा विमुख क्षेत्र में होने के कारण यह उष्ण जलवायु पाया जाता है। अब हम इसमें पहुंचते हैं 72वां आंसर का, इसका जो क्वेश्चन का आंसर का सॉल्यूशन है इसको देखते हैं। इसमें पूछ रहा था, क्वेश्चन आपका था कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये है आपका कौन सा? चीन। रेशम उत्पादन में चीन विश्व में प्रथम स्थान पर है, जबकि भारत दूसरे स्थान पर है। प्रीवियस जो हमारी वीडियो है उसमें हमने सारे क्वेश्चन इसके देखे हैं, अभी हम इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। रेशम उत्पादन में चीन विश्व में प्रथम स्थान पर है, जबकि भारत दूसरे रेशम स्थान पर है। शहतूत से रेशम उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है। शहतूत से जो रेशम उत्पादन होता है उसमें भारत का क्या पोजीशन है? फर्स्ट पोजीशन है। और भारत में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। रेशम उत्पादन की खेती को सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम उत्पादन की खेती को क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। और अब यहाँ आते हैं सऊदी अरब। कच्चे तेल के उत्पादक में 2017 में सऊदी अरब अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर था, लेकिन वर्तमान समय में अमेरिका के बाद सबसे बड़े कच्चे तेल का उत्पादक देश बन गया है। और अब यहाँ आते हैं, इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो 31 है। यहाँ क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो यही है कि 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का नगरीय जनसंख्या प्रतिशत 31.32 है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या 68.8% है। ये जनगणना रिपोर्ट है 2011 की। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया भारत परिवर्तन NITI आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इसका पूरा स्वरूप जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। भारत में संघवाद को बढ़ावा देने तथा विकास को गति देने के उद्देश्य से नीति आयोग का गठन योजना आयोग के बदले में किया गया है। अब यहाँ आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 का जो सॉल्यूशन है 4.00% क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दिसंबर 2012 में मंजूरी मिली। इस पंचवर्षीय योजना में क्या है? योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2012 में हुई थी। इसके अंतर्गत कृषि एवं सहायक क्षेत्र के लिए औसत विकास वार्षिक दर 4% हासिल करने का लक्ष्य लाया गया था। और इसका एक क्वेश्चन था जो 77 का, उसमें है कि इसका कोई नहीं था, यह उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका हम क्वेश्चन देखते हैं 77 का। इसमें पूछ रहा है कि सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? अच्छा, तो इसीलिए इसमें बोल रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से विकल्प जो है औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करती है। ABCMD यानी कि ये जो है सब होगा। क्या क्या है ये सारे ऑप्शंस? नौकरशाही के ढीलेपन को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, विनिर्माण की लागत को कम करना, उत्पाद की प्रतियोगिता बनाना। और अब हम यहाँ आते हैं इसकी 77 हो गए आपके 79 पे, 78 पे। इसमें भी जो है 78 हो गया। अब हम 79 पे आते हैं। APJ अब्दुल कलाम, ये मेरी जो मिल्की है ना वो हल्ला कर रही है। भूतपूर्व राष्ट्रपति एवं APJ अब्दुल कलाम के द्वारा जो है क्या विजन 2020 में पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज, PURA पूरा से याद रखना होगा, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज, पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज, पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज की संकल्पना दिया गया है। और इसके अंतर्गत उन्हें भारत के समुचित विकास हेतु ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुविधाएं प्रदान करने की बात कही गई थी। और इसका भी आंसर देखिए आया था। इसका मतलब है कि जो E ऑप्शन आएगा उसमें भी कुछ आंसर जो वो सही होंगे, तो हमें सोच समझ के टिक करना होगा। 5 जो आएंगे ऑप्शंस। जिसका क्वेश्चन देखते हैं 80 का क्या था? 80 में जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो पूछ रहा था कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला की साक्षरता दर, तो इसका जो है सॉल्यूशन देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर जो है 64.5% है, जबकि पुरुष साक्षरता दर 80.9% और भारत में औसत साक्षरता दर जो 73% है। भारत में औसत साक्षरता दर 73% है। अब आ जाते हैं 81 पे।
मोहम्मद यूनिस, इसका जो सॉल्यूशन है क्या है इसका? मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश के अर्थशास्त्री थे। मोहम्मद यूनिस कहाँ के अर्थशास्त्री थे? बांग्लादेश के, जिन्होंने गरीबी, आओ इधर आओ, आओ एक सेकंड। कहाँ हम पढ़ रहे थे? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस जो थे वो बांग्लादेश के अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सहायता समूह के विचार को प्रस्तुत किया और उन्हें वर्ष 2006 में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के साथ संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। हमने इतने सारे जो इसके सॉल्यूशन को देखे हैं, तो हमें क्वेश्चन इसके जो है प्रीवियस जो मैंने वीडियो बनाई थी, रिवीजन भी किया था, तो उसको हमने अपलोड कर दिया था, तो उसमें भी इसके सारे क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं। और इसके बाद है कृषि उत्पादकता बढ़ाने हेतु गुणवत्ता, बीज, कुशल सिंचाई, कीटनाशक का प्रयोग, उर्वरक का प्रयोग इत्यादि सभी कारक जिम्मेदार हैं। क्वेश्चन जो है इसका सॉल्यूशन है कि कृषि उत्पादक बढ़ाने हेतु गुणवत्ता युक्त बीज, कुशल सिंचाई, कीटनाशकों का प्रयोग, उर्वरक का प्रयोग इत्यादि सभी जिम्मेदार हैं। और इसके बाद मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करना है जो संवादिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य करने हेतु उपलब्ध हैं। और इस प्रकार मनरेगा का उद्देश्य एक तरफ परिसंपत्तियों का निर्माण करना है, वहीं दूसरी तरफ सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना है, जल संरक्षण व प्रबंधन, सामाजिक वानिकी आदि को बढ़ावा देना है। भारत को शिक्षित करना, संघीय बजट 2017 से 18 अंतर्गत टेस इंडिया की संकल्पना प्रस्तुत की गई। टेस इंडिया से तात्पर्य ट्रांसफॉर्म, एनर्जाइज एंड क्लीन इंडिया। टेस इंडिया मतलब ट्रांसफॉर्म, एनर्जाइज एंड क्लीन इंडिया, अर्थात भारत को रूपांतरित, स्वस्थ एवं ऊर्जावान बनाना है। इसका यही मतलब है टेस का, ट्रांसफॉर्म, एनर्जाइज एंड क्लीन इंडिया, ट्रांसफॉर्म, एनर्जाइज एंड क्लीन इंडिया। अब यहाँ आते हैं बीज, उर्वरक, जल तकनीकी। 60 के दशक में प्रारंभ हुए हरित क्रांति के अंतर्गत HYV बीज उर्वरक के प्रयोग एवं गहन सिंचाई पर बल दिया गया। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और बिहार का जनसंख्या घनत्व देश में सबसे अधिक, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106, जबकि राष्ट्रीय घनत्व 332 है। अन्य दिए गए राज्य की जनसंख्या घनत्व निम्न है: केरल 860, उत्तर प्रदेश 829, पश्चिम बंगाल 1028 और हरियाणा 553। ये है राष्ट्रीय घनत्व 382। अन्य दिए गए राज्य की जनसंख्या घनत्व: केरल 860, उत्तर प्रदेश 829, पश्चिम बंगाल 1028 और हरियाणा 553। और जो बिहार की है कितना, 1106, ये हमको याद रखना होगा। और इसका सॉल्यूशन क्या था? आंसर है इसका 918। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात जो था वो 918 था, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 943 था। सबसे अधिक लिंग अनुपात केरल 1084 का है, जबकि न्यूनतम लिंग अनुपात हरियाणा 879 है। और अब आते हैं यहाँ 2006 और 7 बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार 2006 से 7 के लिए प्रकाशित की गई थी। और ये देख लेते हैं सेवा क्षेत्र। वर्ष 2018 के दौरान सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक FDI इक्विटी अंतर्प्रवाह आकर्षित की गई थी। और इसके बाद 70 आर्थिक संरक्षण 2017-18 के अनुसार बिहार की 70% जनसंख्या अपने जीविका के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। आर्थिक जब सर्वेक्षण हुआ था 2017-18 का, तो पता चला था कि 70% जो है जनसंख्या अपने जीविका के लिए किस पर आश्रित है? कृषि पर। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा 18% है। लेकिन इसमें आयोग द्वारा जो है ई माना गया था ऑप्शन में, लेकिन जो 70 दिया था वह इसका सही आंसर है इस बुक के अनुसार। और इसका क्वेश्चन जो है आपका ये देख लेते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है क्वेश्चन। ये है आपका
सकल 86 यहाँ है आपका, देखिए क्वेश्चन। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बिहार का। और क्वेश्चन यहाँ पे है कि यहाँ है 2000 बिहार में भारतीय जनगणना अनुसार 2011 में बिहार राज्य के लिंगानुपात कितना? 918। और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित हुआ था? 2006 से 7 में। और बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्र में सर्वाधिक FDI इक्विटी अंतर प्रवाह आकर्षित किया था? सेवा क्षेत्र को। और 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि कार्य जनसंख्या प्रतिशत कितनी थी? 70। और इसका जो हम बात कर रहे थे बिहार राज्य में 2016-17 के दौरान आर्थिक विकास दर कितनी थी इसकी? इसमें दिया हुआ है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये जो क्वेश्चन है वो आयोग इसमें दिया हुआ है 91। क्योंकि इसका जो हम डिस्कशन देख लेते हैं, देखिए ये है कि वर्ष 2016-17 में बिहार का आर्थिक विकास दर जो था वो 10.3% रहा है, जबकि वर्ष 2019 से 20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार आर्थिक विकास दर कितना था? 10.5% था। अब जो है कुछ क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से शुरू हो जाते हैं फिजिक्स के। तो आइए इसका हम पहले क्वेश्चन देखते हैं फिजिक्स का क्या क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 1, एंगस्ट्रम इकाई जो है वो किसकी है? तरंगदैर्घ्य की। ऊर्जा की नहीं है, आवृत्ति की नहीं है, वेग की नहीं है। तो एंगस्ट्रम इकाई जो होती है वो किसकी होती है? तरंगदैर्घ्य की होती है। आवृत्ति को नापा जाता है हर्ट्ज में। और सही कथन चुनना था, तो इसमें पूछा गया था कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है। तो इसका जो सही आंसर वो क्या होगा कि लाल प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। हम जल्दी जल्दी करेंगे और आगे बढ़ते हैं। 40 डिग्री सेल्सियस का मान जो फ़ारेनहाइट स्केल में है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? कूलम्ब होती है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। और विद्युत धारा निम्न में से किसके उपकरण में नापी जाती है? एमीटर। और ग्रीन हाउस में गैसों में मुख्य घटक होता है क्या दिया हुआ है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें जो है ओजोन दिया हुआ है इसमें। बाकी इसमें जो आयोग द्वारा शायद है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक हम इसका देखते हैं 98 का। 98 क्वेश्चन था आपका यहाँ विद्युत धारा निम्न से उपकरण मापी जाती है। ये तो हो गया मीटर। और ग्रीन हाउस 99 क्वेश्चन है। तो 99 का हम सॉल्यूशन देखते हैं ताकि कंसेप्ट हमारा भी क्लियर हो जाए। 99 में क्या है? हाँ देखिए, वे गैसें जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को अवशोषित करते हैं ग्रीन हाउस कहलाते हैं। ग्रीन हाउस क्या कहलाते हैं? वे गैस जो पृथ्वी, आवरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को अवशोषित करते हैं ग्रीन हाउस कहलाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, NO2, मीथेन, ओजोन, जलवाष्प। ग्रीन हाउस प्रभाव वैश्विक तापमान और अंततः जलवायु परिवर्तन के उत्तरदायी होते हैं। इसका मतलब है ये जो है वो सभी होंगे इसमें। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये 99। आगे बढ़ते हैं। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। और आर्द्रता किस उपकरण इसमें दिया हुआ है? आर्द्रता। तो इसका हम देखेंगे कि हाइड्रोमीटर है, हाइग्रोमीटर है, पारामीटर, इलेक्ट्रोमीटर है। तो यहाँ आते हैं 101। आर्द्रता जो है वो किसका है? तो यहाँ आर्द्रता नापी जाती है जो वो हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। क्या इसका सोल्यूशन है बताया, डिस्कशन क्या किया है? हाइग्रोमीटर वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में जो जलवाष्प होते हैं उनको क्या बोलते हैं? आर्द्रता। और इसके अध्ययन को आर्द्रता मिति हाइग्रोमेट्री कहते हैं। इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? हाइग्रोमेट्री। तथा इसे हाइग्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। हाइड्रोमीटर अपेक्षित घनत्व रिलेटिव डेंसिटी, पायरोमीटर द्वारा दूर स्थित वस्तुओं के ताप तथा लैक्टोमीटर दूध की गुणवत्ता मापी जाती है। अच्छा, और लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? दूध की जो क्वालिटी गुणवत्ता होती है उसको हम लोग लैक्टोमीटर से मापते हैं। और इसका आगे का क्वेश्चन पहले हम देख लेते हैं फिर हम सॉल्यूशन पाएंगे।
कहाँ है ये? हाँ, ये देखिए, दाब की इकाई क्या होती है? दाब की इकाई जो होती है न्यूटन प्रति मीटर होती है। तो हमने फिजिक्स के क्वेश्चन आज कंप्लीट करे हैं। बाकी इसमें रसायन के सिर्फ 2 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसका हम डिस्कशन देखते हैं। 103 और 104। रसायन से सिर्फ 2 क्वेश्चन दिया है। देखिए 103, इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए थे 64वीं बीपीएससी में। निम्न में से किसका पीएच मान शुद्ध है? शुद्ध पानी का, उदासीन विलयन का, क्षारीय विलयन का, अम्लीय विलयन का, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आपका सही सॉल्यूशन दिया है वो है यहाँ 103 का। देखिए, एक से अधिक विकल्प सही है। शुद्ध जल एवं उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, और अम्लीय विलयन का 7 से कम तथा क्षारीय विलयन का 7 से अधिक पीएच मान होता है। एक से अधिक विकल्प सही है उसमें। क्वेश्चन नंबर ई होगा उसका, 103 का ऑप्शन ई होगा। और इसका जो आंसर दिया है इसमें क्या लिख रहा है कि जो शुद्ध जल एवं उदासीन विलयन का मान पीएच मान कितना होता है? 7, अम्लीय विलयन का 7 और से कम तथा क्षारीय विलयन का 7 से अधिक पीएच मान होता है। और ये एक क्वेश्चन है जिसका ये सॉल्यूशन है। क्वेश्चन पहले हम देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? ऑक्सीजन में, नाइट्रोजन में, तांबा में, या फिर हाइड्रोजन में, या फिर इनमें से किसी नहीं। तो इसमें आंसर है आपका हाइड्रोजन में, वो जो होता है न्यूट्रॉन नहीं होता है। देखते हैं, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व के परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर द्वारा इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है, जबकि द्रव्यमान संख्या एटॉमिक मास नाभिक उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बना हुआ है, ये ऑक्सीजन जो है इसमें 8 होते हैं और इसका देखिए जो प्रोटॉन 8 होती है, और इसका ई जो है न्यूट्रॉन, ईलियम और न्यूट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन, सॉरी, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या है। प्रोटॉन 8 है, इलेक्ट्रॉन 8 है और न्यूट्रॉन 8 है। नाइट्रोजन में देखिए प्रोटॉन 7 है और न्यूट्रॉन 7 है। प्रोटॉन 7, इलेक्ट्रॉन 7 है, न्यूट्रॉन 7। हाइड्रोजन में भी प्रोटॉन जो है 1 है और इलेक्ट्रॉन भी 1 है और न्यूट्रॉन जो है वो 0 है। तांबा में क्या है? तांबा में प्रोटॉन जो है 29, इलेक्ट्रॉन 29 और न्यूट्रॉन 35। अब जो है यहाँ से आपकी जीव विज्ञान के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जीव विज्ञान और जीव विज्ञान के बाद जो इसका क्वेश्चन है समसामयिक वाला, उसको हम कल टच करेंगे। तो आज के रिविजन्स के लिए इतना काफ़ी है, और बाकी जो बचे हुए हैं ये हम इसको ख़त्म करेंगे। ये जो 94, इसके 4th पार्ट में कोशिश करेंगे कि इसको हम कंप्लीट कर लें। तो रखिए अपना ख्याल, बाय बाय, टेक केयर। बाकी सारे रिविजन्स करते रहिए, और हम जो भी अपलोड कर रहे हैं उसको प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं जो पढ़ रही हूँ आपके लिए अपलोड कर रही हूँ। मुझे जहाँ जहाँ से जो बेटर लगता है मैं पढ़ती हूँ, तो मैं शेयर करती हूँ अपने दोस्तों को। और अगर आप इसको लाइक शेयर करेंगे तो मुझे खुशी होगी। कमेंट कीजिए, और बेटर होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको आपके लिए अपलोड करूँगी। तो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।